हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का पाठ 5 जो कि मुल्ला की सूझबूझ है, आज हम उसका वाचन करेंगे। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 36 निकालिए। ठीक है। पाठ शुरू कराने से पहले मुझे क्लास 4 के बच्चों को, स्पेशली क्लास 4B के बच्चों को ये कहना है कि अभी भी 4B के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी एक असाइनमेंट नहीं भेजा है। और आपको हम हर वीडियो में बच्चों असाइनमेंट के बारे में बताते हैं कि आप लोगों के असाइनमेंट्स नहीं आए हैं और ये असाइनमेंट्स आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 10 असाइनमेंट तक आपको जितना भी और जो कुछ भी पढ़ाया गया है उन्हीं में से ही आपके जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उन्हीं में से ही आएगा। और हर असाइनमेंट के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे असाइनमेंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कैसे जब आपने असाइनमेंट्स अब तक एक भी नहीं किया है? तो आप लोग पढ़ोगे कैसे? ठीक है। पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आपको पढ़ाया गया है उसका रिकॉर्ड होना तो ज़रूरी है ना आपके पास। आपने तो अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे? और दूसरी बात, यदि आप असाइनमेंट नहीं भेजते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे असाइनमेंट के। जितने असाइनमेंट्स आप भेजेंगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है। तो आप लोग फटाफट से अपना असाइनमेंट्स जो है उसको करना शुरू करिए, समय बहुत कम है। ठीक है। और असाइनमेंट्स को फटाफट से भेजना शुरू कीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है बच्चों। ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आगे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपका जो पढ़ाई का लेवल है और ज़्यादा होगा। तो यदि आप अभी से ही इतनी लापरवाही करेंगे तो आप आगे की क्लास में कैसे उसको वो बिठाएंगे तालमेल पढ़ाई में। ठीक है। तो लापरवाही छोड़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आज हम मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार सूझबूझ या समझदारी से हम बड़ी से बड़ी जो मुसीबत है उसका हल ढूंढ सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। ज़रूरत है तो समझदारी की और बुद्धिमत्ता की। ठीक है। तो जो मुल्ला नसरुद्दीन थे वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थे, और इस पाठ में उनके बुद्धि कौशल को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यह किस्सा बहुत पुराना है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सूझबूझ के लिए लोगों में जाने माने व्यक्ति बन चुके थे, पर मुल्क के बादशाह, मुल्क यानी कि देश, मुल्क के बादशाह और प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक शहर में गए। वहाँ उन्होंने सड़क के किनारे बने एक ढाबे में 3 उबले अंडे खाए, पर जब जेब में हाथ डाला तो उनकी जो जेब थी खाली थी। उन्होंने वहाँ के मालिक से माफ़ी मांगी और अगली बार शहर आने पर कीमत चुकाने का वादा किया। मालिक ने बेफिक्री से जवाब दिया। बेफिक्री का अर्थ क्या होता है? चिंता रहित, बिना किसी फिक्र के या चिंता के, कि अरे कोई बात नहीं, 3 अंडों की कीमत ज़्यादा नहीं है, जब भी इस ओर आओ तो दे देना। ठीक है। तो ये जो कहानी है बच्चों मुल्ला नसीरुद्दीन की, ये बहुत पुरानी है और वो अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन जो वहाँ वो जिस मुल्क के वे थे, वहाँ के जो बादशाह थे और प्रधानमंत्री थे, वे उनके बारे में कुछ खास ज़्यादा जानते नहीं थे। तो एक दिन क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन एक शहर में जाते हैं। वहाँ पर सड़क के किनारे वो एक ढाबे में 3 उबले अंडे खाते हैं। अब अंडे उन्होंने खा लिए, लेकिन जब वो पैसे देने को, दुकानदार को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालते हैं तो जेब उनकी खाली होती है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तब
वो जो दुकान के मालिक के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। दुकान का मालिक बहुत बेफिक्र होकर के उनको कहता है कि कोई बात नहीं, अंडों की कीमत ज़्यादा नहीं थी, आप जब दोबारा कभी इस ओर आएंगे तब आप मुझे अंडों के पैसे दे देना। ठीक है, आगे देखिए। 7-8 महीने बाद नसीरुद्दीन फिर उसी शहर में आए। तो 7-8 महीने के बाद वो फिर उसी शहर में आते हैं। उन्हें 3 अंडों वाली बात याद आई और वे ढाबे के मालिक का उधार चुकाने के लिए उस जगह पहुंच गए। तो वो दूसरी बार जब 7-8 महीनों के बाद उसी शहर में और आते हैं तो उन्हें वो 3 अंडे जो उन्होंने खाए थे बिना पैसे दिए उसकी बात याद आती है उनको, और वो उन अंडों के पैसे चुकाने के लिए ढाबे के मालिक के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, जनाब, मैंने आपके ढाबे पर 7-8 महीने पहले 3 अंडे खाए थे, अब आपको उसकी कितनी कीमत चुकाऊं? तो दुकानदार से मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैं 7-8 महीने पहले यहाँ इस शहर में आया था और मैंने आपकी ही दुकान से 3 उबले अंडे खाए थे, तो अब आप मुझे बताइए कि उन अंडों की मैं कितनी कीमत चुकाऊं? मालिक ने काफ़ी देर तक हिसाब लगाकर बताया, ज़्यादा नहीं, 3 अंडों के लिए 300 रुपये दे दीजिए। तो जो मालिक था दुकान का, उस ढाबे का, उसने जोड़ घटाव किया, हिसाब लगाया और कहा कि जो 3 अंडे आपने खाए थे उनके पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 300 रुपये, आप मुझे 300 रुपये दे दीजिए। नसीरुद्दीन तो एकदम जैसे पहाड़ से नीचे आ गिरे। क्यों? क्योंकि 3 अंडों की कीमत दुकानदार ने 300 रुपये बताई थी, जो बहुत ज़्यादा थी। तो नसीरुद्दीन जो थे उनको मतलब अंडों की कीमत सुन करके ऐसा लगा कि वे पहाड़ के से नीचे गिर गए हैं। वे बोले, अरे जनाब, शायद आपको समझ नहीं आया, मैंने 7 महीने पहले केवल 3 अंडे खाए थे। तो इतनी कीमत सुनकर के मुल्ला नसीरुद्दीन ने, जो उस ढाबे के मालिक था, उससे कहा कि अरे जनाब, आपको समझ में नहीं आया, मैं 7-8 महीने पहले आया था और मैंने तो केवल 3 अंडे खाए थे। ढाबे का मालिक बोला, मुझे ठीक समझ आया है, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुमने ये 3 अंडे नहीं खाए होते तो इनसे 3 मुर्गियां पैदा होती। 7 महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती और 3 मुर्गियां 300 अंडे देती। अगर इन 300 अंडों से भी चूजे निकल आते तो तुम ही बताओ कि उसकी कीमत कितनी होती। तो जो ढाबे का मालिक था वो बहुत चालाक था। उसने उल्टा मुल्ला नसीरुद्दीन को कहा कि मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमने यदि मेरे यहाँ के 3 अंडे नहीं खाए होते तो 7 महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती। ठीक है, तो उसी प्रकार 3 अंडे के हो गए 300, 3 मुर्गी के हो गए 300 अंडे। ठीक है, और इन 300 अंडों के जो चूजे निकलते तो तुम ही बताओ मुझे उसकी कितनी कीमत मिलती। नसीरुद्दीन उसकी बातों से सहमत नहीं थे। सहमत का मतलब होता है उसके विचार से वो राजी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने इतना दाम देने से इनकार कर दिया। दाम का अर्थ होता है कीमत। इस बात पर उसने मुल्ला पर मुकदमा कर दिया। किसने? उस ढाबे के मालिक ने। अब मुकदमा क्यों करा? क्योंकि ढाबे के मालिक ने 3 अंडों के 300 रुपये मांगे थे और मुल्ला नसीरुद्दीन को 3 अंडों की कीमत 300 रुपये बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो जो ढाबे का मालिक था उसने मुल्ला नसीरुद्दीन पर क्या कर दिया था? मुकदमा कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। मुकदमे की सुनवाई के दिन बार बार पुकार होने पर भी नसीरुद्दीन पेश नहीं हुए। पुकार का क्या होता है? किसी को आवाज़ देना। जब कोर्ट कचहरी में किसी को बुलाया जाता है तो उपस्थित रहने के लिए उसको आवाज़ दी जाती है। ठीक है,
और पेश का अर्थ होता है प्रेजेंट या उपस्थित। तो मुकदमा जिस दिन था उस दिन सुनवाई के दिन बार बार मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जा रहा था, उनका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पर उपस्थित होने नहीं आए, वो उपस्थित नहीं हो रहे थे। तब बादशाह ने कहा अब उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उन्हें बुलाने के लिए दरबार से आदमी भेजा गया। तब कहीं नसीरुद्दीन एक करछी उठाए गिरते पड़ते परेशान से पहुँचे। तो जब मुल्ला नसीरुद्दीन को बार बार कचहरी में बुलाया गया, बादशाह के दरबार में बुलाया गया, लेकिन वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, तब उनको बुलाने के लिए दरबार से एक आदमी को भेजा गया। तब कहीं जाकर के मुल्ला नसीरुद्दीन एक करछी उठाए गिरते पड़ते परेशान से दरबार में पहुँचे। उन्हें देखते ही बादशाह ने कहा तुम्हें जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुमने जो जुर्म किया है उसके बाद भी तुम कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि गिरफ्त का अर्थ क्या होता है? चंगुल। ठीक है, कि तुमने तो पैसे बिना अंडे तो खा लिए और तुमने उसके दुकानदार के पैसे चुकाए नहीं, और ऊपर से तुम कानून से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह से कहते हैं कि नहीं जहाँपना, ऐसा मत करिए। दरअसल मैं काम में बेहद मशगूल था। बेहद मतलब बहुत, मशगूल का अर्थ होता है बिजी या व्यस्त। मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर 2 बीघा ज़मीन पर गेहूं उगाता हूं। कल गेहूं की बुआई है। बोने से पहले हम लोग गेहूं के बीज भून रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह से कहते हैं कि नहीं नहीं जहाँपना, ऐसा मत कहिए, मैं तो अपने काम में बहुत मशगूल था, बहुत व्यस्त था। असल में मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर के 2 बीघा ज़मीन पर गेहूं उगाता हूँ और कल गेहूं की बुआई करनी है, तो हम लोग बोने से पहले गेहूं को भूनते हैं और इसलिए मुझे देर हो गई। तो बादशाह, मंत्री और सभा में सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बादशाह बोले तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कौन हो सकता है? भुने हुए बीजों से भी कहीं अंकुर निकल सकते हैं। ठीक है, तो बादशाह, मंत्री और जो दरबारी बैठे थे सभा में, वो सब मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर के हंसते हैं कि भुने हुए गेहूं से कभी कोई अंकुर निकलता है, और ये बात करता है कि गेहूं को पहले भूनते हैं हम लोग और उसके बाद हम गेहूं को बोते हैं। अगर भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं निकल सकते तो क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल सकते हैं? यह भी बता दीजिए हुजूर। तब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह से कहते हैं कि यदि भुने हुए गेहूं से अंकुर नहीं निकल सकते हैं तो क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल जाएंगे? आप मुझे ये बात समझाइए। तो नसीरुद्दीन की दलील के सामने सब बहुत चक्के हो गए। दलील मतलब तर्क या अपनी बात रखना। तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। बहुत चक्के का अर्थ होता है चकित रहना, आश्चर्यचकित रहना। और ढाबे के मालिक की मुल्ला को ठगने की ख्वाहिश माने इच्छा, दबी ही रह गई। बादशाह सलामत ने मुल्ला को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी मतलब बहुत सम्मान के साथ आज़ाद कर दिया, तथा ढाबे के मालिक को दीवाने खास का समय बर्बाद करने के कारण जुर्माना देना पड़ा। तो नसीरुद्दीन ने जो दलील दी कि उबले हुए अंडों से चूजे निकल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भुने हुए गेहूं के दानों से अंकुर जब निकल नहीं सकते तो उसी प्रकार क्या उबले अंडे से चूजे निकलेंगे? तो उनकी जो ये दलील थी, उनका जो ये तर्क था, वो सुनकर के सारी सभा में बैठे लोग, बादशाह, ये सब बहुत आश्चर्यचकित रह गए। और जो ढाबे का मालिक था, उसकी जो मुल्ला को ठगने की इच्छा थी या मुल्ला से पैसे ऐंठने की इच्छा थी, वो धरी की धरी रह गई। और जो बादशाह सलामत थे, उन्होंने मुल्ला को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बरी करा, उसको आज़ाद करा। और ढाबे का जो मालिक था, उसको दीवाने खास का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना देना पड़ा। ठीक है, तो इस पाठ से हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें विवेकपूर्ण तरीके से समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। हमें
धैर्य बनाकर रखना चाहिए, हमें किसी का अन्याय नहीं सहना चाहिए और हमें हमेशा ईमानदार और कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक बार इस पाठ को आप लोग बहुत अच्छे से अपने घर में पढ़ना। ठीक है, आप रीडिंग की आदत डालिए। आप जितना रीडिंग करेंगे आपकी जो उच्चारण की जो आदत है और जो क्षमता है वो बढ़ेगी और आप सही उच्चारण करेंगे। आप बार बार अगर ज़ोर ज़ोर से इसको रीड करेंगे तो जो आपका जो स्पीड है रीडिंग की वो बढ़ेगी और इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और एक बार और मैं बोलना चाहूँगी कि असाइनमेंट्स 4B के बच्चे स्पेशली फटाफट से भेजना शुरू करिए बच्चों, वरना आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे असाइनमेंट्स के। ठीक है, तो लापरवाही मत कीजिए, असाइनमेंट को जल्दी से जल्दी भेजना शुरू करिए। और इसी पार्ट से संबंधित मैं आपको आपके 10th असाइनमेंट का जो गृह कार्य है वो दूंगी और आप लोग उसे समय पर पूरा करके भेजिएगा। आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।